नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 28/12/2020 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, 2020 में 3-4 शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे, उसी का एग्जाम करने के बाद हम लोग 2021 का करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी शिफ्ट का मैं जीके, जीएस एवं करंट का एनालिसिस तथा न्यू अपडेट करके देता हूं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट टीचर के माध्यम से तैयारी करें, क्योंकि कोई एक टीचर सभी सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से नहीं बता सकता है। दोस्तों, तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, टाइम मिले तो लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो 2-3 बार देख लें, क्योंकि जीके सुनने वाला चीज़ है। आप राह चलते हुए भी इसको सुनते जा सकते हैं कहीं पे भी, बाकी मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? यानी ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब होता है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तब प्रोम जो है सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा जो है नहीं है। प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसलिए बोलता हूं कि सभी सेट को कुछ नहीं दिमाग काम करता है तो सुनते चले, सुनते सुनते याद हो जाएगा 2-3 बार में। पूछता है सीडी रोम का कभी कभी फुल फॉर्म। सीडी मतलब होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। रैम का भी, रोम का भी स्पेशल पूछता है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का भी पूछता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का भी पूछता है एग्जाम में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एचटीटीपी का पूछता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूआरएल का भी बहुत बार पूछता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि आईसी चिप के आविष्कारक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? तो दोस्तों, भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन वर्ष 1969 में चालू किया गया था। और पहला परमाणु रिएक्टर, जिसको कि अप्सरा के नाम से जानते हैं, उसको स्थापना किया गया था 1956 में, लेकिन चालू 1969 में किया गया था। एक बीएआरसी के बारे में पूछता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बीएआरसी की स्थापना दोस्तों 1954 में हुआ था, और ये जो है होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में किया गया था, इसीलिए भारत परमाणु कार्यक्रम का जनक भी उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो दोस्तों, टिहरी हाइड्रोजन पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में है। बहुत सारे परियोजनाओं के बारे में पूछता है, जैसे कोयना परियोजना कोयना नदी पे महाराष्ट्र में है। टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर है, ये इसको भी याद रखिएगा, भागीरथी नदी पे। शरावती नदी पे कर्नाटक में परियोजना है। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे। उकाई मतलब उकाई आता है उल्टी, जिसको बोलते हैं हम लोग गांव में उकाई बोलते हैं, तो ताप्ती नदी पे याद रखिएगा, ट्रिक के तौर पर है। और गुजरात जो में ये उकाई परियोजना है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में है, इसको भी याद रखिएगा, 2-4 पूछता है। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्निक जी के द्वारा लाया गया था, क्योंकि ये जो मैडम भिखाजी कामा थे वो भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थे। ये सबसे पहले 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ड में भारतीय झंडा को फहराए थे, और ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव भी रह चुके थे। वर्तमान भारतीय झंडा की अगर बात करें तो 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया गया, और इसके डिजाइनर पिंगली बकैया जी हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट होता है जो है सदिश और अदिश। पिछला सेट में भी मैं करवा चुका हूं, और पीछे एमटीएस का भी सेट करवाया था, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ गए हैं। दोस्तों देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन लड़ गए हैं, इसलिए हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक सुनते चले, देखते चले। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं बहुत सारे करवाया हूं। अभी पूछा है विंग्स ऑफ फायर के लेखक छऊ नृत्य, खो खो खेल,
फलना के दरबारी कवि कौन थे, लता मंगेशकर अवार्ड भी मैं करवा दिया था एमटीएस में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी करवा दिया था 2024 का। सभी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एमटीएस के आ गए हैं दोस्तों, इसलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप एनटीपीसी का भी लगातार मेरे साथ बने रहें, सभी फैक्ट को करवा दूंगा। सदिश में होता है दोस्तों सदिश, स मतलब साथ में, दिशा के साथ, यानी कि ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, संवेग और बल, इसमें दिशा भी है, उस दिशा में इतना, जैसे मान ले बोल रहे हैं उत्तर दिशा में कोई कार 5 किलोमीटर प्रति आवर के मतलब चाल से गति कर रही है, तो देखिए इसमें दिशा भी है, वेग में दिशा भी इस चाल से कर रही है, यानी कि परिमाण माने मात्रा भी है 5 किलोमीटर और दिशा भी है, तो उसे सदिश कहते हैं। अदिश में मतलब मोटा मोटी याद रखिएगा कि ना, अदिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा ना हो, यानी कि जिसमें केवल परिमाण हो। जैसे क्षेत्रफल, किसी खेत का क्षेत्रफल पूछेगा, मान ले जाए 24 वर्ग मीटर, तो किस दिशा में 24 वर्ग मीटर, कुछ नहीं, खाली 24 वर्ग मीटर से हमें पता चलता है कि कोई भी जगह का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर, उसमें दिशा का कोई पता नहीं चलता है। और संवेग बल में इस दिशा में बल इतना न्यूटन से लग रही थी, इतना न्यूटन हो गया परिमाण, और इस दिशा मतलब दिशा और बल परिमाण दोनों आ जाता है सदिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो दोस्तों भारत के संविधान में निम्नलिखित में से 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ है उसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे कि यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर किया गया है 1976 में, इसको भी याद रखिएगा। ये रूस से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 4 के क में आयर अनुच्छेद पूछे तो 51 का ए या फिर क जो भी बोलिएगा इसमें शामिल है। एक 44वां, ये तो 42वां में शामिल हुआ, 44वां जो है संवैधानिक संशोधन जब आया 1978 में, तब इसके तहत संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है और 12 से 35 तक का जो है अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलने में थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ा ध्यान से गौर से सुनिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल देते हैं। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। तो दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है, टैगोर पुरस्कार साहित्य से संबंधित है और कांस फिल्म फेस्टिवल फिल्म से संबंधित है। याद रखेंगे ग्रैमी की स्थापना की अगर बात करें तो 1959 में हुआ था, जबकि ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 में हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार भी बहुत बार पूछता है, 1917 में इसका स्थापना हुआ था। भारत रत्न 1954 में हुआ, पद्म श्रेणी का जितना भी पुरस्कार है उसका भी 1954 में हुआ, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नियम के अनुसार स्थित तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहता है कौन नियम यह कहता है कि अगर तापमान स्थिर रहेगा तो गैस का जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वायल के नियम के अनुसार, वायल का नियम कहता है कि अगर तापमान स्थिर रहे कहीं पे भी तो गैस का जो आयतन होता है वो दाब प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि भी जो है व्युत्क्रमानुपाती भी समानुपाती 1/v के ये होता है, ये बॉयल का नियम बोलता है। चार्ल्स का नियम, यहाँ देखिए 4 लिखा गया है, चार्ल्स के नियम होना चाहिए। चार्ल्स का नियम कहता है ना कि अगर दाब स्थिर रहे तो गैस का जो आयतन होता है ना वो परम ताप के समानुपाती होता है। और गे लुसाक का नियम क्या कहता है, गे लुसाक का नियम कहता है कि यदि आयतन स्थिर रहे तो किसी भी गैस का प्रेशर जो है उसके परम ताप का समानुपाती होता है, P समानुपाती T। तो ये सब याद रखिएगा, बराबर पूछता है एग्जाम में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1867-68 में ये गणना किए थे और 68 में बताए थे कि उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। बराबर एग्जाम में भी पूछता है दोस्तों, MTS के एग्जाम में भी पूछा था कि
किस बुक में इन्होंने बताया था भारत के प्रति व्यक्ति आय के बारे में 68 में 20 रुपया? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय आय का निकालने के लिए 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था भारत सरकार ने। उसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस जी को बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। बहुत बार पूछ देता है कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया, तो ये तो बहुत नया क्वेश्चन है, बाकी सब लोग तो रटे हुए रहते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना VKRV राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो दोस्तों, परिसंचरण तंत्र का अंग बड़ी आंत नहीं है। रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले सभी अंग को परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद रखिए, हृदय, रक्त वाहिनियां। जैसे एक पढ़े होंगे दोस्तों सीरा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि शरीर के विभिन्न भागों से रक्त जब किसके माध्यम से हृदय की ओर पहुंचती है, तो सीरा के माध्यम से। जबकि धमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त जो है शरीर के हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर जाता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हॉर्वे के द्वारा किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और रक्त समूह के खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। दोस्तों, नाम थोड़ा अटपटा रहता है, इसलिए उच्चारण करने में दिक्कत होता है। सूर्य की चमकती हुई सतह को कार्ल लैंडस्टीनर, सूर्य की चमकती हुई सतह को डैश कहा जाता है, तो दोस्तों प्रभा मंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय में बराबर एग्जाम। अच्छा, वायुमंडल की बात करें अगर मान लिया जाए, तो वायुमंडल पृथ्वी पर के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वर्णमंडल में जहाँ पृथ्वी पर प्रकाश फैलता है उसी मंडल को वर्णमंडल कहते हैं। जबकि पृथ्वी का वह भाग जिस पे जीव जंतु सभी रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। अभी हम बता रहे थे कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग को कोरोना या सूर्य किरीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोपला विद्रोह जो है किन वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह दोस्तों 1921-22 में केरल राज्य में मालाबार तट के किनारे हुआ था, मालाबार तटीय क्षेत्र में हुआ था। इसके आंदोलनकर्ता अली मुसलियार जी थे, अली मुसलियार थे। बहुत बार पूछ देता, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था, गोंधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 से 1833 तक ये चला था। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये भी पूछता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है रेल का। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो कब हुआ था, उसको कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी के संग्रहित परिणामों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के जो फिजिकल मेमोरी में जो डाटा रहता है उसको बाहर निकालते हैं तो आउटपुट कहा जाता है। इनपुट कोई भी डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर जो है बाइनरी माध्यम से पढ़ता है, तो इसी को इनपुट प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेसिंग कोई चीज़ कार्य करने में जो टाइम लगता है प्रोसेसिंग कहते हैं। और कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए एक विशिष्ट प्रकार से लैंग्वेज को तैयार किया जाता है, उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। और उसी के आधार पर कंप्यूटर चलता है, जैसे बाइनरी प्रोग्रामिंग। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो दोस्तों, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क बनाया था सार्वजनिक क्षेत्र के जितने बैंक हैं उसको पुनरुद्धार करने के लिए। अभी बहुत सारे बैंकों का विलय हो गया है, जो कि एसएससी का एग्जाम की तैयारी करे तो उसमें बढ़िया डिटेल से बता दिए हैं। जैसे विजया बैंक को विजय बैंक, विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा तीनों आपस में मिल गए हैं। तो अभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 रह गई है भारत में, इसको भी याद रखिएगा। इंद्रधनुष फ्रेमवर्क तो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, जबकि इंद्रधनुषी क्रांति अगर पूछे तो जान लीजिए सभी प्रकार के जितने भी सिस्टम हैं उसको सबको निरीक्षण करने के लिए इसको बनाया गया था।
अब मिशन इंद्रधनुष अगर पूछे तो 25 दिसंबर 2014 को सभी बच्चों का टीकाकरण हेतु इसको चालू किया गया था। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस डैश का कार्यक्रम है, तो यूरोपीय संघ EU यूरोपीय यूनियन का संघ है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। देखिए पर्यावरण से रिलेटेड ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा जो माहौल पर्यावरण का जो बदलाव हो रहा है, इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संस्था काम करती है, UNEP इसका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना दोस्तों 1972 में हुआ था और इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में है। पर्यावरण से रिलेटेड कार्य करती है। जो भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। किस लिए हुआ था एग्जाम में पूछता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन कम करने के लिए अथवा रोकने हेतु। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछता है 1987 में हुआ था, कनाडा में हुआ था। जो ओजोन परत का संरक्षण हो रहा है उसका कैसे हम लोग बचाव करेंगे, कैसे रोकेंगे, इसके लिए हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येन डैश की मुद्रा है, तो दोस्तों येन जो है जापान की मुद्रा है। बहुत सारे देशों का मुद्रा रेलवे पूछता है, जैसे चीन का रेन मिनवी जिसको युआन भी कभी कभी लिखता है, वो चीन की मुद्रा है। भूटान का नगुल्ट्रम है। मलेशिया के मुद्रा रिंगगिट है। थाईलैंड का मुद्रा बहत है। USA सिंगापुर में ये सब डॉलर चलता है। ब्रिटेन में पाउंड चलता है। अच्छा, रुपया का ट्रिक एक याद रखिएगा। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, शॉर्ट में लिख दिए हैं। इतना देशों में दोस्तों चलता है रुपया, इसको समझ लेते हैं, इसको ट्रिक्स को समझ लेते हैं। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, ने से नेपाल, भा से भारत, ती से इंडोनेशिया, से सेशेल्स, पाकिस्तान से पाकिस्तान, इतना देशों में रुपया चलता है। और बाकी बहुत सारा बता दिया। टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है, तो टेक्सोनोमी का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है, जिसको कि वर्गीकी का पिता भी कहते हैं, कार्ल लिनियस को। किस बुक में ये बताए हैं दोस्तों, तो एक सिस्टेमा नेचर है, सिस्टेमा नेचर। इसमें इन्होंने जो है पूरे पादप और जंतु दो जगत में जीवों को बांटे हैं। और एक एग्जाम में पूछता है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली कौन दिया, तब व्हिटेकर दिए, जिसमें कि ये सब वर्गीकरण करने से हमें पता चल जाता है दोस्तों कि कौन जाति से है और कौन वंश से है। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम दिया गया है मैंगीफेरा इंडिका, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, बहुत सारे पढ़े हैं। जनक की अगर बात करें तो आनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था, तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध 1757 में 23 जून 1757, याद रखिएगा 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव, इसको याद रखिएगा। बहुत बार पूछता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। अंग्रेज और मुगल सम्राट के बीच, अंग्रेज के तरफ से सेनापति हेक्टर मुनरो था और मुगल सम्राट थे उस समय शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बहुत बार पानीपत का युद्ध भी पूछता है, 3 गो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच, और 1761 में हुआ था जो कि मराठा और अफगान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत दोस्तों 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई। राष्ट्रमंडल
सदस्य में अभी तक वर्तमान में 54 सदस्य देश हो चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2 ओलंपिक के बीच में खेला जाता है। भारत पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो है 1934 में जो लंदन में हुआ था उसमें पहला बार भारत भाग लिया था। पिछला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ दोस्तों 2022 में हुआ था। 2022 में कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम कनाडा में हुआ था। इसको फैक्ट कुछ याद कर लेते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 178 पदक टोटल जीता था। 67 स्वर्ण पदक के साथ टॉप पर था राष्ट्रमंडल खेल में। अब भारत का हम लोग जान जाते हैं, तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया टोटल 61 पदक के साथ 22 स्वर्ण पदक के साथ चौथा पोजीशन पर था, 4th नंबर पे। तो 22 स्वर्ण पदकों के साथ टोटल 61 पदक जीता, चौथा पोजीशन पर था। नेक्स्ट अगर बात करें 2026 में होगा कॉमनवेल्थ गेम। कहाँ होगा? तो पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है अधिक खर्चा के कारण मना कर दिया, तो अब यह जो है गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी क्या चीज़ है दोस्तों? तो साहित्य अकादमी जो है साहित्य के क्षेत्र में महान हस्तियों को पुरस्कृत करता है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। साहित्य अकादमी का जो है स्थापना 1954 में हुआ था। इसी तरह से बेंगलोर की अगर बात करें तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। अगर मुंबई की बात करें तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, और लगभग सभी बैंकों का मुख्यालय मुंबई में ही है, इसीलिए उसको आर्थिक राजधानी बोला जाता है। टोटल बैंक का तो नहीं बोल रहे हैं, लगभग में सभी बैंकों का है। निजामों का शहर, ये देखिए 1 नंबर ऑप्शन हैदराबाद को कहा जाता है दोस्तों। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। चौथा, यंग हिल्टन कमीशन के आधार पे या आयोग के आधार पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद है दोस्तों कर्नाटक में। कर्नाटक के कहाँ? बीजापुर में है। बहुत बार एग्जाम्पल में आता है। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद, बीजापुर का गोल गुंबद। इसको ये जो है किसका मकबरा है? तो आदिल शाह का, मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है, दफनाया गया है यहाँ पे। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। बूंदी का किला, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान, ये सभी राजस्थान में ही है। गुजरात की अगर बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मूर्ति है, ये गुजरात में ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आप लोग गुजरात से रिलेटेड एक फैक्ट बताइएगा कि गुजरात में ही है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्नलिखित में किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो 20 में तो रॉबर्ट बी विल्सन को मिला था। नोबेल पुरस्कार से 3 पुरस्कार तो पक्का रट के जाइएगा। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन जो है 3 क्षेत्र कम से कम रट लीजिएगा दोस्तों, जिसको मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले याद रखिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना किन के द्वारा किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, और स्वीडन के थे वो वैज्ञानिक, और इस पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुआ था। जितने भी पुरस्कार हैं वे जो है स्वीडन में दिए जाते हैं। केवल शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार जो 2023 में मिला है, इस 3 को कम से कम रट के जाइएगा। नोबेल का 3 क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको मिला? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला, जो कि ईरान में महिलाओं के हित का वकालत करते थे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 का क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, जो कि अमेरिका के हैं। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो कि नॉर्वे देश के ओलाव फास्ट हैं, उनको मिला है। तो तीनों का रट के रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस लिए हुआ था?
तो जालियांवाला बाग में लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी हो गया था। इसी सिलसिले में लोग वहाँ बैठ के मीटिंग कर रहे थे और जनरल डायर जो था वहाँ वो बैठी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत सारे लोगों का निधन हो गया था। इसमें डायर का सहयोग कौन किया था? तो भारत का सबसे बड़ा कायर पुरुष उसको बोल सकते हैं, हंस राज नाम से एक व्यक्ति था, वो जनरल डायर का सहयोग किया था। ये जो नरसंहार हुआ था, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग की गई थी। कैसर ए हिंद। इसके नरसंहार के जांच हेतु हंटर समिति या हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और इस समय जो है वहाँ का गवर्नर जो थे, भारत के गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसको भी याद रखिएगा। अभी बोल रहा है जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के काल में हुआ था? तो गवर्नर या वायसराय उसमें कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसको भी याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। डलहौजी को डाक और रेलवे का जनक माना जाता है भारत में। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक के रूप में संज्ञा दिए थे। कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति से संबंधित है धूसर रंग। अच्छा, बहुत सारे क्रांति का पूछता है, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति जो है दोस्तों झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली के उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा अभी बता दिए ही, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। बहुत सारे क्रांति पूछता है, इसलिए पढ़ के जाइएगा। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे जैव मंडल कहते हैं। जबकि जहाँ बर्फ से ढका हुआ है पृथ्वी उसे हिममंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी को अध्ययन की सुविधा के लिए जैसे यहाँ पृथ्वी को दो भागों में बराबर बांट दिया गया है, जिसको कि गोलार्ध बोलते हैं, यानी कि गोला को आधा आधा भाग में बांट के अध्ययन करते हैं, जिसमें ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध जबकि नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, और बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो दोस्तों भारत के कुछ राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत जो है विधान परिषद का गठन और निर्माण के बारे में बताया गया है। तो 169 के अनुसार 169 के अनुसार अभी तक वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, जिसमें याद रखिएगा यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र MH और बिहार BH, आंध्र प्रदेश AP और तेलंगाना को T से डिनोट करते हैं। इतने राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है। विधान परिषद बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के आयु 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद जो है किसी भी राज्य का उच्च सदन है वहाँ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबकि विधानमंडल निम्न सदन। 2020 में निम्नलिखित में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? तो 2020 में गली बॉय को मिला था दोस्तों, जो रणवीर सिंह के द्वारा भूमिका निभाया गया था मुख्य एक्टर का। अभी वर्तमान में पूछा जाए कि जो 69वां फिल्म फेयर 2024 मिला उसमें बेस्ट फिल्म कौन था? ये तो 2020 में था। 24 का बेस्ट फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है 12वीं फेल मूवी को। 12वीं फेल मूवी को मिला है। अच्छा, इसमें एक याद रखिएगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर को मिला है फिल्म एनिमल के लिए, जबकि फिल्म फेयर अवार्ड जो 2024 का है उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की पिक्चर के लिए। तो ये हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है और ऑस्कर के लिए भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। और दोनों में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड
बाफ्टा और ऑस्कर में फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को मिला है, जबकि बाफ्टा और ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल में फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का जो है अवार्ड एम्मा स्टोन को दिया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। इसमें वर्तमान में 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र में, और सबसे नवीनतम देश 153वां देश जो है साउथ सूडान अभी बना है। अच्छा, इंटरनेशनल, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। बहुत सारे मुख्यालय पूछता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि यूनेस्को अगर पूछेगा तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसको भी याद रखिएगा। और IMF और वर्ल्ड बैंक ये सब का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। बहुत सारे मुख्यालय बता दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, सापेक्षता का सिद्धांत। और W रोंटगन के द्वारा क्या दिया गया था दोस्तों? एक्सरे की खोज किए थे, ये एक्सरेज की खोज किए थे। और न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। केल्विन ताप का मात्रक है, जो कि केल्विन वैज्ञानिक का भी नाम है। न्यूटन के 3 गति के नियम हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है BARC। इसका स्थापना दोस्तों 1954 में हुआ था, पहले भी बता चुका हूँ। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा प्रयास से किया गया था। ये परमाणु अनुसंधान केंद्र है। बहुत सारे खोले गए हैं भारत में, जैसे अगर रावत भाटा के बारे में पूछे तो राजस्थान में, नरौरा के बारे में पूछा जाएगा तो यूपी में है, कैगा के बारे में पूछा जाएगा तो कर्नाटक में है, कुलन कुडम के बारे में पूछा जाएगा तमिलनाडु में है। ये सब पूछ लिया जाता है। ये सभी परमाणु से रिलेटेड है। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? तो NNP जो है वो GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अगर डिस्प्रेसिएशन हटा देते हैं, यानी मूल्य ह्रास जो है घटा देते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को अगर घटा देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP हमें प्राप्त होता है। तो इसी को मतलब NNP बोलते हैं। बहुत सारे फुल फॉर्म पूछ लेता है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। PCI पूछता है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले M.N. राय के द्वारा दिया गया था। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। अच्छा, भारतीय संविधान का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था न्यू दिल्ली में, और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा। भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से हस्ताक्षर करके 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया माने भारतीय संविधान को। तो इसको भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के पिता या जनक जो भी कहिए B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो यह जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक लोगों में कौशल विकास को जागृत करना है, सभी लोगों में टेक्निकल नॉलेज भरना है इसके तहत। इसका जो है स्थापना लॉन्च जो है इसका जुलाई 2018 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं?
तो दोस्तों शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। बहुत सारे वाद्य यंत्र के बारे में पूछता है, जैसे प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हैं। उस्ताद बिंदा खां की अगर चर्चा करें तो सारंगी बजाते हैं। सज्जाद हुसैन, मेंडोलिन एक यंत्र है, इसको याद रखिएगा, मेंडोलिन एक वाद्य यंत्र है, मेंडोलिन, उसको बजाते हैं। और निखिल बनर्जी के बारे में पूछे तो ये सितार बजाते हैं। अल्लाह रखा तबला बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वीं समांतर जो है रेखा की 49वीं समांतर डैश के बीच सीमा रेखा है, किसके किसके बीच? तो 49वीं यूएसए और कनाडा के बीच, दो देश के बीच जो है बंटवारा हेतु उस समय सीमा रेखा का, काल्पनिक सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच CJ रेडक्लिफ के द्वारा दिया गया रेखा है, जिसको कि रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींचा गया है, दिया हुआ है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और बहुत सारे 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में है, ये सब भी याद रखिएगा। डुरांड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, तो ये सब पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। पहली भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो पहला भारतीय संचार उपग्रह एप्पल है, जबकि पहला भारतीय उपग्रह पूछे तो आर्यभट्ट है, 1975 में लॉन्च हुआ था। 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था, लेकिन संचार उपग्रह की अगर बात करें तो एप्पल है। तो इस तरह से याद रखिएगा, आर्यभट्ट पहला है और ये एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में, अच्छा एप्पल के बारे में और थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा कि एप्पल को 1981 में लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुआना के कौरू प्रक्षेपण केंद्र से। और ये जो है टीवी रेडियो ये सब संचार, जितने संचार के माध्यम है उसका जो है पूरा सूचना आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे सूचना प्रौद्योगिकी वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे HTML, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सब सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड वर्ड है, इसका भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है। सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है, तो फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे फसल से संबंधित रोग पूछे जाते हैं, तो जैसे सेब में फायर ब्लाइट। सेब में मैलिक अम्ल होता है, इसको याद रखिएगा। मैलिक अम्ल और आयरन दो चीज़ का स्रोत है। सेब का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, मेलस डोमेस्टिका। मेलस से मतलब बना है, मेलस डोमेस्टिका से सेब बना है, यानी कि सेब का वैज्ञानिक नाम है, बर्ड का निर्माण हुआ है। चाय में एक रोग होता है जिसको पूछता है लाल रस्ट रोग, किसके कारण होता है? तो शैवाल के कारण। मूंगफली में टिक्का रोग होता है, बहुत बार पूछता है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग धान से संबंधित है, धान में खैरा रोग होता है। गांव में पिताजी माताजी सब बोलते भी रहे। लीचेन एक ऐसा जीव है, लीचेन मतलब लाइकेन, एक ऐसा जीव है जो कि डैश की चेतावनी देता है, किसके बारे में? तो वायु प्रदूषण। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है? तो लाइकेन है। लाइकेन जो है दोस्तों कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है, याद रखिएगा। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है लाइकेन। और लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का संकेतक है। जल प्रदूषण, जल के प्रदूषित होने से विभिन्न प्रकार के चीज जल में बहाने से जल प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण, मिट्टी के प्रदूषण को मृदा प्रदूषण बोलते हैं। अच्छा, याद रखेंगे कि वायु प्रदूषण या फिर जो होता है विभिन्न प्रकार से वायुमंडल प्रदूषण होता है, जैसे आम्ल वर्षा से भी वायु प्रदूषण होता है। आम्ल वर्षा की अगर बात करें तो आम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। अच्छा, वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ जिम्मेदार गैस है, इसका ट्रिक से याद रखिएगा।
नमो का जलवा। एन से याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल, मो से मीथेन गैस, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवा से जलवाष्प, ये सभी उत्तरदायी होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और मुख्य रूप से अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की प्रधानता होती है। अच्छा, कुछ पीएच मान को अगर आप लोग को याद रखने का मौका मिले तो रखिएगा। नीसी समूदु लारस, ये ट्रिक, नीसी समूदु लारस हम ऐसे ही रटे हैं। नी से नींबू 2.2, सिरका इसको दुगना कर दिए 2.4, 2.2 को दुगना किए तो 2.4 आ गया। फिर पॉइंट को गुना कीजिए, नीसी स तालब्य स से शराब तो 2.8, देखिए 2 गुना 2 गुना 2। मूत्र का 6 याद रखिएगा, दूध का 64 याद रखिएगा 6.4, लार का नीसी समूदु लारस, नींबू सिरका शराब मूत्र का 6 होता है दोस्तों, और लार का 6.5, रक्त का 7.4 74, और समुद्री जल का 8.4। मोटा मोटी 1-2 पॉइंट इधर उधर एग्जाम में मिलेगा तो भी मार दीजिएगा। 2.2, 2.4, 2.8 इतना तक नीसी समूदु, मूत्र का 6, दूध का 6.4, लार का 6.5, रक्त का 7.4 और समुद्री जल का 8.4। ये ट्रिक से मैं रटे हुआ हूँ ऐसे ही। तो यह आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके एक लास्ट क्वेश्चन बताइएगा कि पीएच मान जो है किसके द्वारा दिया गया, यानी पीएच स्केल, उस वैज्ञानिक का नाम कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ।